हेलो 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 हेलो। हाँ, ठीक है। आओ, है ना, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। बेसिकली ये टॉपिक है जो हमने ईएमएफ पढ़ा था, याद करो तो ईएमएफ की बात की थी और इंटरनल रेजिस्टेंस की पहले बात की थी, है ना। हमने कहा था व्हाट इज ईएमएफ और व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। वो ईएमएफ वो था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर हम उसको डिफाइन ऐसे करते थे, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो टर्मिनल्स ऑफ सेल के अक्रॉस होगा जब कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। और अगर कोई भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना, तो हम ऐसे डिस्चार्ज हो रही है मतलब करंट दे रही है। अगर कोई भी बैटरी ऐसी है, अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, कैपिटल आर, और इधर बैटरी जिसका ईएमएफ ई से हम लोग डिनोट करते थे, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आ रहा है, तो इसमें से करंट आई जा रहा है तो आई की वैल्यू हम लोग लिखते थे ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है ना। और इस ये पूरा का पूरा सेल होता था, तो इसको हम लोग समझ शॉर्ट ट्रिक में समझ लेते थे। बोलते थे एक रेजिस्टेंस है जो बाहर बना लो, और फिर ये वाला, ये छोटा आर, ये ईएमएफ ई, और ये पूरा का पूरा सेल है। अरे ये है तो अंदर, है ना, पर लेकिन ऐसा माना गया था कि इसको बाहर बना लो, और फिर ये आर। अब सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखते थे V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ये तब होता था, पर लेकिन जब करंट बाहर निकल रहा है ना, ऐसी बात होती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल उल्टा एग्जांपल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्जिंग भी, डिस्चार्जिंग, है ना। अगर हम लोग बोले चार्जिंग ऑफ सेल, अगर हम ऐसी बात करें तो क्या होगा कि मान लो कोई ऊपर एक मोटी बैटरी लगी हुई है, कोई एंड सो ऑन, ऐसे लगे हुए हैं ना, कोई मोटी बैटरी है, तो उसके बाद एक कोई बैटरी लगी हुई है ऐसे छोटी सी, है ना, जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल सेंसर है। अब इस मोटी बैटरी की वजह से या बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की वजह से इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो उसकी वजह से करंट इसमें एंटर करेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा वो मैं क्या लिखूंगा, वो लिखूंगा V इक्वल टू ई प्लस आई आर, राइट। हाँ, वैसे 99% ये यूज होता है। और इसका ग्राफ बनाऊंगा वी और आर का, तो ग्राफ कुछ ऐसे आया था, याद हो तो, है ना, ये ऐसे आता है। अब जहां पे कट करता है इसको बोलते हैं ई, और जहां पे यहाँ पे कट करेगा मतलब वी जीरो है, मतलब ई बाई आर, यार ई बाई, ये आई की वैल्यू, सॉरी ये आई था, है ना, तो ये ई बाई आर, राइट। वी और आई के बीच में ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा विद नेगेटिव स्लोप, तो ऐसे बना लिया। और कहां कट करेगा, जब वी जीरो होगा तो ई बाई आर की वैल्यू आ जाएगी, ऐसी पूरी बात हो जाएगी, राइट। तो ये बेसिकली ब्रीफ किया मैंने किसके बारे में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में। हाँ, 99% ये यूज आएगा हमारे बोर्ड में, बिल्कुल सही बात है, पर लेकिन हाँ ऐसा भी होता है। तो ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल सेल के क्रॉस जब कोई करंट ना फ्लो करे, क्योंकि आई जीरो होगा तो ई वी के बराबर, ईवी के बराबर, है ना। तो ईएमएफ वो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल ऑफ सेल के अक्रॉस जब कोई करंट ना फ्लो करे। पर ये बात है एक सेल की, अगर एक सेल लगा हुआ है तो हम एक सेल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगर बहुत सारे सेल्स लगे हुए हैं तो क्या बात होगा। अब सेल्स को लगाने के दो तरीके, एक सीरीज और एक पैरेलल, तो हमें वही पढ़ना है ना आज के लेक्चर में। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, है ना। समझना कॉमन सेंस वाली बात है, सीरीज वाली तो एकदम ही आसान है। बात को समझो, है ना। मतलब बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल फंडा है और कोई दिक्कत नहीं है, समझना। तो बोला पहली हेडिंग डाल रहा हूं मैं, सेल्स इन सीरीज, है ना। ये पहली हेडिंग सेल्स इन सीरीज की बात करता हूं, राइट। इसकी बात करें तो इसमें क्या कहानी है, कैसे होने वाला है उसकी बात करें, वो सब काम सुनते हैं, समझना। बोला गया कि भाई एक ऐसे रजिस्टर है ना, रेजिस्टेंस की तो बात है ना, पर लेकिन सेल कैसे लगे हुए हैं, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है, एक के बाद एक लगे हुए हैं। ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। अगर ये वाला सेल है, मान लो जिसका ईएमएफ ई1 और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इधर एक सेल है जिसका ईएमएफ ई2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, वैसे ये वाला एक सेल है जिसका ईएमएफ ई3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3। अगर ऐसे लगे हुए हैं तो क्या होगा, मेरी बात समझना। इसका इक्विवेलेंट ऐसे बना सकता हूं ना यार, कॉमन सेंस, मतलब अभी तो इसने सिखाया ना पीछे, इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनाया जा सकता है, समझना। सेल्स को ऐसे बना लिया, और जो रेजिस्टेंस है R3 R2 R1 है अंदर पर, बाहर बना लेते हैं। यहाँ पे R3 बनाना चाहिए था, यहाँ पे R2, यहाँ पे R1, या फिर ऐसे बना लेते हैं। देखो थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, समझो।
राइट। ये वाला है रेजिस्टेंस R, ये वाला है R1, ये वाला है R2, ये वाला है R3, ये वाली EMF है E1, ये वाला EMF है E2 और ये वाला EMF है E3। ये बात चमक गई है। अब तुम देखो तो ये तीनों की तीनों सेल सीरीज में, तो इनका R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये इसके साथ पैरेलल में। मतलब अगर इनके कॉम्बिनेशन की बात करो तो इनके कॉम्बिनेशन में ऐसे बनाया जा सकता है, इन सब की जगह कोई एक बैटरी लगा दूं और एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ये R और ये R इक्विवेलेंट और ये E इक्विवेलेंट। तो अगर तुम देखो तो कॉमन सेंस से बोल सकते हो क्या कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी, इन सबका सम है सीरीज में, तो मतलब जुड़ेंगे, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3। और इक्विवेलेंट की बात करूं, सारी बैटरी सपोर्ट कर रही है, तो सब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो सबका पोटेंशियल जुड़ने वाला है। तो अब की बार E इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। चमक गई बात है ना, E1 प्लस E2 प्लस, भाई सीरीज में तो सब सेम है। अगर कोई अपोजिट होता, मान लो E1 अपोजिट होता, तो मैं लिखता E2 प्लस E3 माइनस E1, है ना, E2 प्लस E3 माइनस E1। अबे मतलब कौन सी बैटरी डोमिनेट करेगी, वो तो भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा है उसके हिसाब से, अगर उल्टा लगा हुआ है तो, राइट। तो ऐसा काम कर सकते हैं। इतनी बात चमक रही है, बहुत ही आसान, सीरीज में जोड़ लो EMF को और R इक्विवेलेंट को जोड़ लो, कहानी खत्म है। बस EMF जोड़ते हुए पोलैरिटी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। छोटा सवाल कराता हूं, चमक भी जाएगा पक्का। इतना पहले छाप लो फटाफट, इतना पहले छाप लो, फिर आगे बात करते हैं। पहले इतना छापो। छाप लिया तुम लोगों ने, समझना अब आगे। समझो बात को, है ना, ध्यान से समझना। बोला ये तो ऐसे ऐसी कहानी है ना, मैंने कहा और भी कुछ बात करते हैं, समझो। देखो कैसे, हाँ छोटा सा एग्जांपल, नर्सरी क्लास वाला एकदम, समझो। यह है 10 वोल्ट की बैटरी, EMF 10 वोल्ट है और 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये 4 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 2 वोल्ट की बैटरी और फिर 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है, ये मान लेते हैं हम लोग 7 ओम का, 7 ओम का, है ना, ऐसी बात की गई है पक्का। अब मुझे बोला गया कि बताओ करंट कितना फ्लो करेगा, फाइंड करंट। और ये वाला पॉइंट A है और अगर ये वाला पॉइंट B है, तो फाइंड करंट एंड इट्स डायरेक्शन। मतलब वो A से B जाएगी या B से A जाएगा, करंट ये बताना है, राइट। करो, बहुत ही छोटा सवाल है, करो, कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करो एक बार, है ना, फिर देखना, पहले ट्राई करो। चमकी बात, हाँ चमकी बात, तुम लोगों को बहुत ही आसान काम है। क्या करना है भाई, ये 10 ये 4 ये 2, पहले तो सीरीज में सबके सब, इन 2 को बाहर बनाऊंगा, 1 को बाहर बनाऊंगा, 2 को बाहर बनाऊंगा, सब सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, अगर कोई मुझसे इंटरनल रेजिस्टेंस का R इक्विवेलेंट पूछे तो सब जोड़ लूंगा, 2 2 4 और 1 5, राइट। अगर मुझे, मैं बात समझना, कभी कभी क्या बोलते हैं कि सर्किट का R इक्विवेलेंट, अब सर्किट का R इक्विवेलेंट तो साथ ही है। सर्किट का R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि सर्किट में बाकी जो रेजिस्टेंस लगे हैं उनकी जगह कौन सा एक लगाऊं। अब ये तो एक ही है ना, तो एक ही तो यही रहेगा। 2 होते, मान लो 3 और 4 का होता तो मैं बोलता 7, तब उस 7 में ये 5 को नहीं जोड़ता। ये R इक्विवेलेंट बैटरी का है, ये सर्किट के R इक्विवेलेंट में नहीं जोड़ा जाएगा। कभी बोला जाए इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो इसको इसमें नहीं जोड़ूंगा, तब नहीं जोड़ूंगा इसको R इक्विवेलेंट को, है ना भाई। ये तो शॉर्ट ट्रिक है, मतलब हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे, है ना, कि ये एक ऐसे बैटरी बना लेंगे हम लोग और फिर इधर एक रेजिस्टेंस बना लेंगे और ये एक ऐसे बना लेंगे, ये तो साथ ही है ना, ये तो साथ है। ये R इक्विवेलेंट 5 है। अब बैटरी का ये 10 ये 4 ये 2, मतलब ये दोनों तो जुड़ेंगे तो 6 हुआ और ये वाला 10, तो कौन सी बैटरी जीतेगी, ये वाली। तो जो बैटरी बनेगी वो उल्टी बननी चाहिए। ये चमक रहा है, 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 वोल्ट, राइट। अब अगर कोई करंट पूछेगा तो करंट लिखूंगा मैं E अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, राइट। E की वैल्यू है कितनी मेरे पास, 4, और R की वैल्यू है 7, 7 प्लस 5 हो गया 12, तो I की वैल्यू आई 1/3 एम्पियर, आंसर, राइट। बेसिकली उल्टा लगाए तो उल्टा, और कौन सी बैटरी डोमिनेट कर रही है वो देख लो, कौन सी बलवान है, मतलब कौन ज्यादा ताकतवर है ना। ये 10 और ये दोनों 4 और 2 वाले 6,
तो कौन से ताकत वाले हैं? 10 वाले, तो उसका काम चलेगा। डन। इतनी बातें चमक गई। बहुत ही आसान सवाल, नर्सरी क्लास का एकदम पूछा मैंने, राइट। मेन फंडा किसका है? मेन जो सवाल भी पूछे जाते हैं बहुत बार मैंने देखे हैं बोर्ड में भी हर जगह, वो सेल्स इन पैरेलल का पूछते हैं। ये तो बहुत ही नर्सरी क्लास वाला है, तो कोई इतनी जल्दी पूछता नहीं है ना। सेल्स इन पैरेलल की बात करता हूं, समझना। वो बढ़िया भी है, उसका डेरिवेशन ही बहुत बार पूछ लेते हैं यार बोर्ड में। तो बोर्ड में बहुत बार डेरिवेशन ही पूछ लेते हैं, कहानी खत्म कर लेते हैं वो। तो ध्यान से थोड़ा समझो, समझना, थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। कोशिश करूंगा मैं तुम्हें समझाने की, समझना, है ना। समझना, ध्यान से देखो। सेल्स इन पैरेलल, है ना। सेल्स इन पैरेलल की बात करता हूं, समझो। देखो बोला गया है कि मान लो सेल ऐसे लगे हुए हैं, है ना। मैं 2 सेल लेता हूं, वैसे हो सकते हैं अनंत, मैं 2 सेल लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, है ना, कि काम चल जाए अपना, राइट। बोला गया ये एक ईएमएफ E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और इधर एक रेजिस्टेंस R, राइट। ऐसी बात है। बोला इस वाले बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसको I1 मान लेते हैं, इसमें I2, तो वो दोनों जुड़ के यहाँ पे I आएगा। याद करो किरचॉफ जंक्शन लॉ, है ना। तो बाय किरचॉफ जंक्शन लॉ में लिख सकता हूं क्या, कि बाय किरचॉफ जंक्शन लॉ या करंट लॉ बोल लूं, मैं लिख सकता हूं I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब इनकी जगह पे मुझे अगर कोई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बनाना है, मतलब क्या करना है, इनकी जगह पे कोई और बैटरी बनानी होगी, राइट। तो मैं अच्छा पहले इसको लिख लूं, ये ऐसा लिखूंगा, ये वाला पोटेंशियल, इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल जो होगा, ये सब पैरेलल में लगे हुए हैं, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो होगा E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल टू I इंटू R। अभी तो देखा ना, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल V इक्वल टू E माइनस IR होता है। अब ये दोनों बैटरी पैरेलल में है इसके साथ भी, तो इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम होना चाहिए। अगर मैं बोल दूं ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट A, तो ये वाला पॉइंट भी A, ये वाला पॉइंट भी A, कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है वैसे तो, है ना। अब ये वाला पॉइंट भी A, ये वाला पॉइंट B, तो ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट B, ये वाला पॉइंट भी B, और ये वाला पॉइंट भी B, है ना। तो समझने के लिए बता रहा हूं, तो इसके अक्रॉस भी AB पोटेंशियल, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस भी, मतलब सब पैरेलल में चमक रही है। ये भी पोटेंशियल है, ये भी A, ये भी है, ये भी है, कनेक्टिंग वायर्स हैं। ये B, ये B, ये B, ये B, कनेक्टिंग वायर है तो पोटेंशियल सेम, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा V इक्वल टू IR किसी के अक्रॉस, तो R की वैल्यू 0, तो V की वैल्यू भी 0। हाँ अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, पर हम ऐसा मान रहे हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 0 तो हम 0 मान रहे हैं, तो B भी सबसे सेम है, तो ऐसा होने वाला है, राइट। तो E1 माइनस I1 R1, इसको मिटा रहा हूं, है ना, समझने के लिए इतना B वाले पॉइंट्स। B A ये तो सब समझने के लिए लिखा था मैंने, है ना। हाँ तो मैं क्लिक कर जाए, अब समझो। तो बोला इसको लिख लिया IR। वैसे ही अगर मैं दूसरा लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, कितना, E2 माइनस I2 R2 इक्वल टू IR। ये बात सही है, ये बात सही है ना। अब समझना, मैं यहां से अगर I1 को लिखना चाहूं तो मैं कुछ लिख सकता हूं, समझो। इसको उठा के, इस वाले को उठा के इधर, इस वाले को उठा के इधर, तो E1 माइनस IR अपॉन R1। चमका है, ये I1 R1 इधर, इसको उठा के इधर भी R1 से डिवाइड कर लिया। वैसे ही अगर मैं इधर से I2 लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2। वापस देखो, I इंटू R था, है ना, तो बोला इसको उठा के उधर ले गए, इसको उठा के इधर, तो E2 अपॉन E2 माइनस IR, और R2 से डिवाइड कर लिया तो वापस ये आ गया, तो I2 की आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो I की वैल्यू आएगी मेरे पास, I1 की वैल्यू कहां गई, ये है ना, I1 की वैल्यू E1 अपॉन R1 माइनस IR अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू वो है E2 अपॉन R2 माइनस IR अपॉन R2, राइट। तो मतलब I की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I, दोनों से कॉमन ले लिया, I इंटू R भी कॉमन ले लेता हूं,
इधर लिखा 1/r1 प्लस 1/r2। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तुम लोगों को ये इक्वेशन चमक गई? सबको ये इक्वेशन चमक गई है ना? देखो क्या किया, I1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दिया I1 की जगह पे, और I1 की जगह पुट की E1/r1 माइनस IR/r1, तो E1/r1 माइनस IR/r1 प्लस I2 की वैल्यू उठा के डाली तो E2/r2 माइनस IR/r2। चमक गई बात 100%। फिर क्या किया, E1/r1 और E2/r2 कंबाइन कर लिया, माइनस IR कॉमन लिया तो 1/r1 प्लस 1/r2 बच गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये इक्वेशन आ गई, राइट? यहां तक छाप लो पूरा, फिर मैं आगे बात करता हूं। ऐसा क्यों किया तुम सोच रहे होगे? अभी देखना, मैं इसकी जगह पे एक कोई और बैटरी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे इन दोनों बैटरीज या ऐसे बहुत सारी और बैटरीज होंगी, तो उनकी जगह कोई एक बैटरी लगाना है जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होगा और आर होगा आर इक्विवेलेंट, है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट। छाप लिया तुम सबने? देखो देखो छापो फटाफट। हो गया? अब समझना है ना, मैं इस पूरे की जगह पे अब मैं यहां आता हूं कि एक और सर्किट बनाता हूं, है ना? समझो, है ना? बट मुझको एक और चीज पता है क्या, कि भाई इन सब की जगह पे एक लगाना है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो वो तो रहेगा ही, ये वाला आर। इसकी जगह पे एक बैटरी जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। ऐसा ही होने वाला है ना, ऐसा काम करना है। इसमें करंट आई है, करंट आई है इसमें। मैंने कहा बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू छोटा आर इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू छोटा आर इक्विवेलेंट, ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। सही बात है, ऐसा ही तो कुछ कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तुम्हें भी। अब क्या करो, वापस जैसे वो I1 R1 था तो इसको उठा के इधर ले आए थे, फिर डिवाइड कर दिया था, इसको उठा के उधर ले गए थे, वैसे ही पूरा रीअरेंज कर लो वापस। तो ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट से वापस डिवाइड कर लो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस आई आर इंटू 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू आई। अब अगर इस वाले इक्वेशन को आपने 1 बोल रखा है, इसको बोल रखा है 2, तो हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमें पता है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इसके बराबर आ रहा है, E1/r1 प्लस E2/r2। सेम है ना यार, सेम ही तो है। आई इक्वल टू, ये भी आई इक्वल टू, तो मतलब ये सब इक्वल है। तो कंपैरिजन करता हूं तो ये पूरा का पूरा है ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट के। फिर उसके बाद ये पूरा का देखो लो, ये 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/r1 प्लस 1/r2। और कुछ कुछ कॉमन सेंस भी लग रहा है कि अगर सेल्स लगाऊंगा पैरेलल में तो एक R1 एक R2 ऊपर नीचे आएगा, और दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1/r2। तो R इक्विवेलेंट निकालने का, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने का कोई दिक्कत नहीं है, वो कॉमन सेंस जा रहा है। तो मेन फंडा है तो ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए, क्योंकि ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इसके बराबर है, राइट? तो मैं ये पूरा का पूरा कहानी लिख रहा हूं, समझना। इसके बाद समझो बात को, है ना? मैंने कहानी क्या लिखी है उसकी बात करता हूं, समझो, है ना? बोला गया कि बाय कंपेयरिंग 1 and 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा समझना, हमें मिलेगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ये बात सही है, पक्का? और एक और चीज मिलेगी क्या, ई इक्विवेलेंट अपॉन, EQ लिख रहा हूं ये, है ना? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज व्हाट, E1/r1 प्लस E2/r2। ये मिलेगा E1/r1 प्लस ये वाला कंपेयर किया है ना? इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, और इसको कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया, राइट? तो ये वाली कहानी आ गई। ये पूरी कहानी आई तो मैंने बोला कि देखो यार, अगर ऐसी बात है तो ई इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज, आर इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करूंगा तो E1/r1 प्लस E2/r2 इंटू आर इक्विवेलेंट ऊपर चला जाएगा,
और अगर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां से देखूं तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझको दिख रही है पैरेलल में, याद करो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू और बनती है खतरनाक सी, क्या? इधर एलसीएम ले लो, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, यहां तो इंटू आर इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट? अब देखो तो ये कट रहे हैं, तो E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 ये इक्विवेलेंट है। अब मैं तो कहता हूं बच्चे को ऐसे याद कर लो यार, मैं कहता हूं ऐसे याद कर लो, इतना गंदा टर्म याद करने की जगह पे यही याद कर लो कि E इक्विवेलेंट R1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 plus 1 by R2 और E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज व्हाट? E1 अपॉन R1 plus E2 अपॉन R2, राइट? चमा करी तुम लोग, मैं कहता हूं सीधे सीधे याद कर लो ना यार, यही वाला है ना, ये आसान भी देखो, सिमेट E अपॉन R, E अपॉन R, E अपॉन R, ये इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इवन, अब एन फैलो होंगे तो इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस सो ऑन टिल En अपॉन R, राइट? ऐसे करते जाएंगे। तो ये याद करना आसान है, ये याद करना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है, तो इसको मैं कहता हूं अवॉइड करो। कभी कभी लिखा होता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखवा के दिखा दिया, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, पर ऐसे सब जोड़ घटा हम लोग तो भाई 2 ही सेल के लिए कर पाएंगे ना, पर ये तो स्टैंडर्ड है ना, कितने भी लगा लो। तो मैं कहता हूं ये याद रखो, पक्का? डन? ध्यान से देख लो बोर्ड पे, बोर्ड पे ध्यान से देख लो, सब कुछ छाप लो, फिर अपन एक सवाल करते हैं छोटा सा, काम खत्म हो जाएगा। छोटा सवाल करते हैं तो हमारी बात बन जाएगी, समझना। ध्यान से देख लो पूरा, है ना? कॉपी में जो भी लिखा हुआ है एक बार वापस पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो वापस। आगे बढ़ूं, समझो, देखो छोटा सवाल देता हूं मैं, वैसे ऐसा सवाल हमने एक और तरीके से किया था, हम जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं ऐसा ही सवाल हमने एक और तरीके से किया था। कैसे? जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ रहे थे तो उस समय भी हमने किया था, पर अब एक और तरीका सिखाता हूं। पेपर में ध्यान देखना क्या पूछा गया है, किरचॉफ लॉ से करना है या कुछ नहीं बोला गया है? कुछ नहीं बोला है तो यू हैव फ्रीडम, सेल्स इन सीरीज पैरेलल से कर लो या किरचॉफ लॉ से कर लो। एक और बात, कभी कभी क्या होता है सवाल में लिखा नहीं होता कैसे करना है, ऊपर वाले पार्ट में बोला है सेल्स इन पैरेलल का फॉर्मूला डिराइव करो, नीचे एक सवाल दे रखा है, तो बुद्धि कहती है, कॉमन सेंस कहता है भाई साहब कि ये सवाल को भी सेल्स इन पैरेलल से करना है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो, है ना? क्योंकि किरचॉफ लॉ में मेहनत पड़ती है, इससे सीधे सीधे आंसर आता है, इसीलिए देखना तुम लोग, खुद चमकेगा तुम्हें। ऐसा सवाल है, डेटा तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है पर लेकिन कुछ ऐसा ही सवाल तुम लोग को दिया था मैंने। ऐसा सवाल पहले दे चुका हूं, है ना? ये 10 वोल्ट की बैटरी मान लो, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 20 वोल्ट की बैटरी और फिर ये मान लो 4 ओम का रेजिस्टेंस, है ना? और ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये मान लो है अपने पास 4 ओम का, राइट? अब मुझे बोला गया कि इसमें जाने वाला करंट निकालो, मैंने कहा ठीक है, एक तरीका तो किरचॉफ लॉ, क्या इधर से मान लो I1, इधर I1 है, इधर आई गया तो इधर गया I1 माइनस I, फिर पूरा लूप लॉ लगाओ, एक बार इस पे एक बार इस पे, काम कर लो। मैंने कहा एक और तरीका समझो, क्योंकि अगर मान लो एमसीक्यू में आ गया तो ये थोड़ी लिख के आएगा, टिक का ही तो मानना है, अबे ऑप्शन तो टिक करना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब सुनो, बोला इस पूरे आई निकालना था तो बोला इस पूरे को कन्वर्ट कर लो, कैसे? ई आर इक्विवेलेंट निकाल लो पहले, 1 by R इक्विवेलेंट इज 1 by R1 plus 1 by R2, मतलब 1 by 2 plus 1 by 4, ये 1 by 2 plus 1 by 4 ये वाला नहीं है, है ना? इसको कुछ और ले लेता हूं, इसको मान लो 6 ओम ले लिया, है ना? हाँ, कोई कैलकुलेशन बस अजीब हो जाएगी और कोई बात नहीं है, तो एलसीएम लिया 4, ये 2 plus 1 तो कितना आया? 3 by 4 ओम, 3 by 4, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 4 by 3 ओम, है ना? ई इक्विवेलेंट, अब फॉर्मूला लगाता हूं, वो ई इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। E1 की वैल्यू है, कहा गया E1 की वैल्यू है 10 अपॉन 2, कोई भी ले लो, कोई तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, और ये 20 अपॉन 4, फटाफट, है ना? 2 ने इधर काटा पीटी, इधर 5, ये 4 इधर, ये भी 5, 5 और 5 कितना हो गया? 10 इंटू R इक्विवेलेंट होगा, तो E इक्विवेलेंट इज व्हाट? 10 इंटू R इक्विवेलेंट, मतलब 10 इंटू 4 by 3, मतलब 40 by 3 वोल्ट,
राइट। तो इस पूरे डायग्राम को मैं रीड्रॉ कर सकता हूं क्या, इन दोनों की जगह एक बैटरी लगा दूं, इन दोनों की जगह एक बैटरी लगा दूं, सही बोल रहा हूं, और दोनों की दोनों इसमें करंट सपोर्ट ही कर रहे हैं, तो टेंशन है नहीं, दोनों को जोड़ना ही है, तो मैंने कहा जोड़ लेते हैं, समझो, समझना ध्यान से, है ना। बोला इन दोनों की जगह एक बैटरी लगा देता हूं, इसकी वैल्यू लिखता हूं 40/3, और इधर वाली इसकी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू है 4/3 ओम, राइट। अब इसमें करंट निकालना, अब कोई बात ही नहीं है, अब तो आई की वैल्यू होती है कितनी, ई अपॉन सेल वाला फॉर्मूला, ई अपॉन आर प्लस आर, यही तो लगाना है। ई की वैल्यू है 40/3 और ये आर की वैल्यू है 4/3 प्लस 6, राइट। एलसीएम लो, 3 6 कितना होगा 18, 18 प्लस 4 कितना हुआ 22, 3 ने 3 को मार दिया, तो आई की वैल्यू आई 40/22, राइट। 40/22 मतलब ये आया 20/11 एम्पियर, आंसर। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्स इन पैरेलल में, है ना। सीरीज में तो सीरीज में यूज कर लेते वो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे काम का यूज किया जा सकता था, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट E1/R1 तो C2/R2। अब इसको किरचॉफ लॉ से भी कर सकते थे, पर लेकिन बोला नहीं गया, तो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और ये मेथड मैं कहता हूं थोड़ा आसान है, ये मेथड थोड़ा आसान है, पर लेकिन किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ऐसा मैंने देखा है कि बहुत बार इसका तो डेरिवेशन ही पूछते हैं, सेल्स इन पैरेलल का सवाल थोड़ा कम ही होता है, आता है तो किरचॉफ लॉ से ही पूछते हैं, है ना, किरचॉफ लॉ से ही बात करते हैं, पर लेकिन बात चमकी तुम लोगों, डन, है ना। ऐसे अनंत सवाल है, अगर उल्टी लगी होती बैटरी तो एक को प्लस एक को माइनस, भाई सीरीज वाला कॉम्बिनेशन, सीरीज वाला फंडा है ना, उल्टा लगाए तो माइनस ले लेंगे, तो E1/R1 माइनस E2/R2, और किससे डोमिनेट करेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटरी होगी वो डोमिनेट कर जाएगी, कोई इशू ही नहीं है। चमका ही नहीं, चमक गई बातें पूरी 100%, है ना। तो ये लास्ट टॉपिक था एक तरीके से, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, है ना। ये वैसे तो पहले पढ़ा देना चाहिए था, पर लेकिन लास्ट में क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैंने देखा बहुत बार डेरिवेशन ही आता है, सवाल ववाल करना सब कुछ सीख लिए हैं, तो उसकी और कोई बात है नहीं, राइट। अब कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कभी कभी क्या, कि व्हाट इज पावर, व्हाट इज जूल, हीटिंग, हीट कितना लॉस होगा, वो सब पता है। पावर होता है I²R, हीट लॉस होता है I²RT, हीट लॉस होता है I²RT, पावर इज I²R, है ना। तो उस पे बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वो 10th क्लास में तुम लोग पढ़ के आए हो। आर इक्विवेलेंट निकालना आता है, या जिससे पावर, बस इतना जानना किससे पावर पूछा है, जिससे पावर पूछा है उसमें जाने वाला करंट, उसका रेजिस्टेंस, जिससे हीट लॉस पूछा है उसमें जाने वाला करंट, उसका रेजिस्टेंस, और कितने, उसका टाइम, जितने टाइम तक के लिए करंट फ्लो किया है। या V²/RT भी लगा रहे हो तो V उसका जिसके अक्रॉस पावर निकालना है या हीट निकालना है, और R उसका जिससे निकाल लो हीट, वो तो कॉमन सेंस है। पक्का, बस इतना ध्यान रखना, बाकी तो तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व एग्जांपल एक बार करना जरूर, देख लेना कैसे करते हैं एनसीईआरटी में, है ना। बहुत लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, पर मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी बाइबल एक तरीके से है, बहुत कुछ एनसीईआरटी में से ही आता है ना। पर हाँ, अब तुम कहोगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम आते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम आते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो सारे न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल पार्ट है ही नहीं वहां पे, और थ्योरेटिकल पर एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में प्रॉपर दे रखा है। मार्किंग स्कीम में भी अगर आप देखेंगे बोर्ड के, तो एनसीईआरटी का ही कट होता है, मतलब एनसीईआरटी का ही एक स्नैपशॉट होता है, अगर तुम ध्यान से देखोगे उसमें, तो है ना, उसी के बेसिस पे मार्किंग स्कीम भी बनती है। इसलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी को फॉलो करें, बोर्ड है, हमें नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, है ना, तो हम लोग को उसको फॉलो करना चाहिए। तो आप एनसीईआरटी एक बार रीडिंग मारें, एनसीईआरटी में आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, है ना। आपको जो किसी वैसे तो किसी में भी डाउट है, पर पहले एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी को कंप्लीट करें, फिर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स को पहले पढ़ें, सीधे अटेम्प्ट मत करने लगे, पहले पढ़ें उसको। मान लीजिए कि कोई नया टॉपिक ही है, तो उसको ऐसे पढ़ लो, समझ लो कि अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, फिर एक दिन बाद उसे वापस अपने आप अब करने की कोशिश करो, है ना, कि वापस तुमने रीगेन कितना किया, मेमोरी कितनी रीगेन की, तो वापस उसे अटेम्प्ट करो और फिर करो, ऐसा पूरा करना। जब हो जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं, उसके लिए मैं बता नहीं रहा हूँ, तो कोई मतलब ऐसे कोई भी बता नहीं रहा हूँ, है ना, कि इससे करो, तुम्हारा मन जिससे मन करे उससे करो, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। अगर तुम प्रीवियस ईयर के 10 साल 12 साल के क्वेश्चन कर लोगे, तो आई गारंटी वही रिपीट होते हैं, है ना। 99% क्वेश्चंस आर रिपीटेड, है ना, बस वो अलग वर्डिंग अलग चेंज कर देंगे, पर लेकिन कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बाकी कुछ नहीं चेंज हो रहा है ना। 99% सवाल रिपीटेड है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, सेल्स अपना सारा टॉपिक खत्म हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लास्ट लेक्चर था ये सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल का, राइट। ध्यान से पढ़ना, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, सेल्स इन सीरीज पैरेलल तो ठीक है ना। उसके बाद किरचॉफ लॉ, फिर वो
याद है कलर कोडिंग, है ना, कलर कोडिंग और ओम्स लॉ को प्रूफ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोटे मोटे टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ का प्रूफ, है ना, और फिर वो जो क्या नाम है कलर कोडिंग वाला, एक वो गैलेनियम आर्सेनिक का ग्राफ होता है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ वाला, है ना, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ वाला एक गैलेनियम आर्सेनिक का ग्राफ होता है, वो भी देख लेना, हाँ हाँ वो भी देख लेना, राइट, उसका काम कर लेना पक्का, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।